अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं एक न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में और हम 10 रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑटिज़म रिकवरी में हम हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर पेरेंट्स इन 10 रूल्स को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके बच्चे ऑटिज़म को या ऑटिज़म से रिकवर हो सकें। तो रूल नंबर वन है होप एंड एक्सेप्टेंस। यानी पेरेंट्स जो है वो जब भी अपने इस बच्चे को ऑटिज़म के साइन एंड सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं या किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हैं या पीडियाट्रिशियन कोई भी या करीबी डॉक्टर जहाँ वो चेक करवाते हैं, तो डॉक्टर उनको कह देता है या थेरेपिस्ट को कह देता है कि इसको ऑटिज़म है और ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑटिज़म जो है उसको बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए, उसको जो है स्पीच थेरेपी के ज़रिए, उसको डिफरेंट तरह की सेंसरी थेरेपीज के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या काम होना चाहिए कि पेरेंट्स को इस चीज़ की होप होनी चाहिए कि उनका बच्चा बेहतर हो सकता है। जहाँ पर होप होगी वहाँ नेक्स्ट स्टेप होगा, काम हो सकता है। और होप के साथ दूसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब ये कि बहुत सारे पेरेंट्स जब उनको ऑटिज़म का डायग्नोसिस बनाया जाता है तो वो उसको डिनाइल में चले जाते हैं, यानी कि वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है। ऑटिज़म का एक फीचर है स्पीच डिले, यानी कि अगर स्पीच डिले अगर बच्चे को है तो वो या तो उसको कहते हैं ये सिंपल स्पीच डिले है, इसको स्पीच थेरेपी दे के ठीक कर दिया जाए, या अक्सर पेरेंट्स या घर के बाकी लोग कहते हैं कि स्पीच डिले जो है वो टाइम के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाती है, तो इसको अगर हम कोई थेरेपी नहीं देंगे तो बच्चा हमारा कुछ अर्से बाद ठीक हो जाएगा। ये बहुत गलत अप्रोच है। तो होप एंड एक्सेप्टेंस ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में पहली चीज़ है, यानी कि अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज़म डायग्नोज हो गया, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे लेकर जाएंगे। जी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अब हम बात करेंगे गोल्डन रूल नंबर 2। वो है अर्ली डायग्नोसिस। यानी कि जब भी आपके बच्चे में ऑटिज़म के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स उसके अवेयर होते हैं, यानी बच्चे में स्पीच डिले आ रहा है या बच्चा सोशली अलूफ है, बाकी बच्चों से कनेक्टेड नहीं है, एक ही काम बच्चा बार बार कर रहा है, या बच्चा बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल रहा, या उस पर कोई सेंसरी इश्यूज़ आ रहे हैं, यानी अगर कोई ऊंची आवाज़ में कोई शोर हो रहा है तो अपने कानों पे ऐसे हाथ रख रहा है, या उसको हैंड फ्लैपिंग हो रही है, जो कि ऑटिज़म के फीचर्स हैं, तो आपको विदाउट एनी डिले अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में जो ऑटिज़म के जो मेजर सिम्टम्स हैं, वो कोई भी जनरल जो प्रैक्टिशनर है या कोई पीडियाट्रिशियन है, वो ऑटिज़म के सिंपल जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको पिक कर सकता है। और उनको अगर वो पिक कर लेगा तो वो उसको प्रॉपर जो उसकी असेसमेंट है उसके लिए आगे रेफ़र करेगा। हमारे पास हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक पे जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो जो लोगों के जिनको वो कहते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं या हमारे बच्चों का ये फैमिली पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने इस बच्चे को ये साइन एंड सिम्टम डायग्नोस किए हैं और आपके पास रेफ़र किया है। तो जो ऑटिज़म के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो मैं एक और वीडियो भी कुछ अरसे में अपलोड करूंगा, जो आप देख सकेंगे कि इसमें अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपके बच्चों में अर्ली साइन एंड सिम्टम जिसमें स्पीच डिले हो गया, बच्चे का पुअर रिस्पॉन्स टू नेम हो गया, बच्चे का पुअर आई कांटेक्ट हो गया, बच्चे का पुअर कमांड फॉलोइंग हो गई, या बच्चा एक काम बार बार कर रहा है, ये अर्ली साइन ऑफ ऑटिज़म है। और अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम्स है तो आपको बिल्कुल जो है वो ऑटिज़म के सर्टिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करने में देर नहीं करनी चाहिए। अब हम ऑटिज़म का थर्ड गोल्डन रूल जो है उसके बारे में बात करेंगे, वो है मेडिकेशन। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो उनका ये बिलीफ है कि अगर बच्चों को सर्टेन मेडिकेशन दी जाए तो उनके साथ जो उनका बच्चा है वो ऑटिज़म से रिकवर कर जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स के मैंने ये रिमार्क्स भी सुने हैं कि हम ये वाली पर्टिकुलर मेडिसिन बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चा हमारा ऑटिज़म का उसका सोशल कनेक्शन बेहतर हुआ है, उसकी स्पीच बेहतर हुई है, उसकी कॉग्निशन बेहतर हुई है। हम फॉलो करते हैं अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को। उनका एक जो भी वो एक बात करते हैं वो रिसर्च बेस्ड बात करते हैं। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है ये डिफरेंट मेडिकेशन जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, फॉलिक एसिड हो गया, फॉलिनिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन हो गई, और बहुत सारी और बेशुमार मेडिसिन है। कोई कैमल मिल्क की बात कर रहा होता है। तो उन्होंने बताया कि इसका कोई प्रूवन रोल नहीं है। अब अभी जब तक उस पर रिसर्च नहीं हुई तो हम ऑटिज़म को सिर्फ उस मेडिकेशन की बेसिस पे ट्रीट करने पे नहीं छोड़ सकते।
अगर पेरेंट्स विलिंग है मेडिसिन लेने के लिए, वो मेडिसिन ले सकते हैं। वो बच्चे की जनरल वेलबींग, जनरल ग्रोथ के लिए, ब्रेन में उसकी कॉग्निशन एनहांस करने के लिए, उनकी लर्निंग एनहांस करने के लिए अगर वो मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सोच के लेना कि ये मेडिसिन लेने थे, इसको ऑटिज़म को हम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत थॉट है। ऑटिज़म के लिए जो जो अप्रूव्ड चीज़ है वो है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है। तो मेडिकेशन आप लेना चाहें तो आप साथ ले सकते हैं, लेकिन मेडिकेशन ये सोच के लेना कि हम थेरेपी नहीं करवाएंगे और बच्चा बेहतर हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। तो इसलिए बच्चों को मेडिसिन ज़रूर दें, लेकिन उनकी थेरेपीज़ को आपने स्टॉप नहीं करना। जी पेरेंट्स, अब हम गोल्डन रूल नंबर 4 की बात करेंगे। उसको मैं कहता हूँ कि स्टे कनेक्टेड विद योर चाइल्ड, यानी कि आप हर टाइम अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहें। एक बच्चे को डॉक्टर के पास जब आप ऑटिज़म के साइन एंड सिम्टम के साथ लेकर गए, तो एक आपको अच्छी होप मिली डॉक्टर की तरफ से या थेरेपिस्ट की वजह से कि बच्चे बेहतर हो जाते हैं, हज़ारों बच्चे बेहतर होते हैं। फिर आप में उसकी एक्सेप्टेंस आ गई, उसका अर्ली डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। अब आपने बच्चे को मेडिकेशन से अलावा थेरेपीज़ की तरफ लेकर आना है, लेकिन उससे पहले आपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज होना है। आपने बच्चे को हर टाइम मसरूफ़ रखना है, बच्चे के साथ कनेक्टेड रहना है। अब आप ये कहें कि बच्चा जो है वो घर में बहुत सारे और बच्चे होते हैं या वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास बच्चा रहता है, तो इस तरह बच्चा जो है वो प्रॉपरली एंगेज नहीं होता, उसके साथ उसको कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। आपको चाहिए कि आप बच्चे के साथ फुल टाइम एंगेज रहें। अब आई नो ये बहुत मुश्किल काम है कि सुबह से लेके शाम तक बच्चे के साथ एंगेज रहना, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ उसको सिखाने का मौका प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ से जितनी अच्छी वो लर्निंग कर सकेगा, वो कोई और तरीका नहीं है उसको सिखाने के लिए। तो कीप इन माइंड कि बच्चे के साथ आप मैक्सिमम कनेक्टेड रहें, और ताकि बच्चा हर टाइम एक लर्निंग फेज में रहे और कुछ ना कुछ सीखता रहे। जी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अब हम ऑटिज़म का रूल नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो है प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड। इसका मतलब ये है कि जब एक बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोज हो जाता है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को एक बहुत अच्छे से हम सेटअप में लेकर जाएं, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों और बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाई जाएं। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सेटअप हो और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, हर टीम का बंदा हो वो बच्चे को अप्रोच कर रहा हो और बच्चे को सिखा रहा हो। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे की जो थेरेपीज़ हैं उनको सिंपल रखना है और ऐसी थेरेपीज़ बच्चे को देना है जिसमें बच्चा एंगेज होता हो। एक बच्चे को अगर आप टीचिंग मोड में डाल देंगे और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसको लर्निंग की तरफ लेकर जाएंगे, तो वो बच्चा कुछ नहीं सीख सकेगा, उल्टा उसके बिहेवियल इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे और उसका मूड ज़्यादातर ख़राब रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो कि मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे थेरेपिस्ट जो बच्चे को दे रहे हैं वो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उससे काम करवाएं और उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में काम कराएं। यानी अगर किसी की थेरेपी ले रहे हैं तो ग्राउंड में बैठ के, ज़मीन पे बैठ के उसके साथ थेरेपी लें, ताकि एक बच्चे को नेचुरल एक एनवायरनमेंट मिले। वहाँ पर बच्चे से वो काम कराएं जिस पे बच्चा ज़्यादा खुश हो रहा है, और उसको बजाय इसके कि एक चेयर टेबल पे बिठाकर उसको गाइड करें कि जी रेड बॉल रेड बॉक्स में डालनी है, ब्लू बॉल ब्लू बॉक्स में डालनी है, या ये रिंग्स जो हैं ये इनको स्टैक करना है एक दूसरे के ऊपर, या शेप्स को शेप से मिलाना है, तो ये एक बड़ी सी लिमिटेड सी लर्निंग होगी जिसको जनरलाइज करने में हमें बड़ा प्रॉब्लम होगा। यानी ये वो चीज़ बच्चा बाहर जाके कहीं पर अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसलिए बच्चे को कोशिश ये करनी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके साथ खेलें। इसलिए हमने वो देखा है कि एक फैमिली में अगर बच्चे ज़्यादा हैं और एक ऑटिस्टिक बच्चा है और उसके 3 साल 4 साल बड़े कोई बहन भाई हैं, वो उनके साथ ज़्यादा खेल रहा है, तो वो उनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें सीखता है, क्योंकि वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, वो उसको कोई चीज़ दे रहे होते हैं, वो उससे कोई चीज़ ले रहे होते हैं। तो ना सिर्फ बच्चे की कॉग्निशन एनहांस हो रही होती है, बल्कि उसकी सोशलाइजेशन भी एनहांस हो रही होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को आप सिर्फ लर्निंग मोड में नहीं डालना, आपने उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, बल्कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में एक माहौल प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो हैप्पी और अच्छे तरीके से जो है अपनी चीज़ें वो कर सके। जी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, अब हम अपने गोल्डन रूल नंबर 6 की बात करेंगे, जिसको हम लेबल करते हैं फन बेस्ड एक्टिविटीज़। यानी कि आप एक बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं
तो आप उसको मुसलसल एक ही किसी काम पे लगाया हुआ है और वो काम बहुत ही बोरिंग हो रहा है, तो बच्चा उसे कुछ लर्न नहीं करेगा। बच्चे की एक्टिविटीज़ ऐसी लेकर आएँ जिसमें बच्चे का कोई इंटरेस्ट हो और बच्चा शौक से वो काम करे, ताकि वो अगर वो काम कर रहा है तो उसके अंदर कोई लर्निंग हो रही हो। मिसाल के तौर पे आप जब ज़मीन पे बैठ के बच्चे के सेशन या थेरेपी ले रहे होते हैं, तो आप उसके साथ अगर शेर बन के उसके साथ खेलेंगे तो वो शेर की आवाज़ निकालेंगे, या कैट की आवाज़ निकालेंगे, तो बच्चा वो आवाज़ ना सिर्फ इमिटेट करेगा बल्कि वो उस चीज़ को एंजॉय भी करेगा और आपके साथ मज़ीद फर्दर काम करने में एंगेज रहेगा। इस तरह अगर आप एक बच्चे को मिसाल के तौर पे साथ बैठ के एक स्टोरी बुक्स से आप अगर रीडिंग करते जा रहे हैं, तो बच्चा उसका अटेंशन कहीं और चली जाएगी, वो स्टोरी की तरफ ध्यान नहीं देगा, तो वो आपकी थेरेपी नहीं हो रही, वो टाइम का वेस्टेज है। तो ऐसी कोई स्टोरी बुक लाएं जो कि कलरफुल हो, जिसमें कोई एनिमल की पिक्चर्स हों, या बच्चे को आप एंगेज करें, या कोई पॉइंट करने का सिस्टम हो कि बच्चा उसको पॉइंट कर सके। तो बच्चा इस तरीके से जो फन बेस्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी रहेगा और उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा। जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट टास्क बच्चे को दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो एक ही टास्क के पीछे आप बार बार पड़े रहेंगे कि रेड को रेड बॉल में डाल दे, बॉक्स में डाल दे, ब्लू को ब्लू बॉक्स में डाल दे, या वो बीड्स के अंदर थ्रेड डाल दे, या इस तरह के काम जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उससे कुछ लर्न नहीं कर रहा, वो बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो कोशिश ये करें वो काम करें जो बच्चे को पसंद है, और हर दफ़ा एक नए आइडिया के साथ, एक डिफरेंट तरीके के साथ एक काम लेकर आएँ और बच्चे को मैक्सिमम उसमें एंगेज करने की कोशिश करें। और अगर वो उसमें एंगेज नहीं कर रहा तो एक डिफरेंट टास्क लेकर आएँ जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे तो आई एम श्योर कि बच्चा जो है ना वो थेरेपी के में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखेगा। गोल्डन रूल नंबर 7 इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज्म इज कंटिन्यूस एफर्ट। यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के साथ उसके फन बेस्ड एक्टिविटीज़ में उसको एंगेज करके काम कर रहे हैं। तो ये जो आपने काम है ये थ्रू आउट द डे कंटिन्यू करवाना है। यानी इसका मतलब ये है कि आप थेरेपी सेंटर गए, आपने वहाँ पे थेरेपी ली, बच्चे ने वहाँ पर चीज़ें सीखी, आप उसको वापस लेकर आए, घर में आप अपने काम पे लग गए, बच्चे अपना काम में लग गया, आपने फिर शाम को 1 घंटा आधा घंटा कुछ थेरेपी दी, फिर बच्चे को छोड़ दिया, ये सोच करके ये इसको हमने नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड की है तो बच्चा वहाँ बैठ के ये चीज़ें सीख रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो जितनी एफर्ट आपने क्लिनिक पे ले जाकर बच्चे पे, थेरेपी सेंटर पे ले जाकर बच्चे पे की, या जितनी देर आपने खुद बच्चे पे एफर्ट की और उसके बाद आपने बच्चे को छोड़ दिया, तो वो जितनी एफर्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी से आउट हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि फन बेस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चे के साथ थ्रू आउट अ डे आपने कैरी करनी है, ताकि बच्चा एंगेज रहे, बच्चा हमेशा एक नेचुरल एनवायरनमेंट में चीज़ों को सीखता रहे, ताकि वो एक एनवायरनमेंट में चीज़ को सीख रहा है तो वो दूसरी एनवायरनमेंट में चीज़ को अप्लाई करे। इस तरह उसकी जो लर्निंग है उसकी कंसोलिडेशन होगी और बच्चा अपनी सीखी हुई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जनरलाइज कर सकेगा। जी पेरेंट्स, अब हम बात करेंगे गोल्डन रूल नंबर 8 की। उसमें मैं कहता हूँ कि ट्रीट योर चाइल्ड विद लव एंड केयर। हर जो है वो वालिदैन अपने बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चे पे गुस्सा भी आ जाता है पेरेंट्स को, जिसकी वजह से वो लाउड भी हो जाते हैं, बच्चे पे चीखते हैं या बच्चे को मारते भी हैं। मैंने तकरीबन, हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, पता नहीं कितने अपने ज़िंदगी में मैंने ऑटिज़म के पेशेंट देखे हैं और ट्रीट किए हैं। तो उसमें मैंने ये देखा है कि कुछ फैमिलीज़ में बच्चों को मारा जाता है, या सेशंस या थेरेपी घर में जो ली जा रही है उसके लिए उसको कुर्सी से बांध दिया जाता है, या कमरे की कुंडी लगा के बंद कर दिया जाता है कि जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो हमने इसको फ्री नहीं करना। देखें, ऐसे बच्चा आपका सीखेगा नहीं, बल्कि वो और एनजाइटी और स्ट्रेस में जाएगा और उसके नेगेटिव बिहेवियर सामने आना शुरू हो जाएंगे, और वो लर्निंग की बजाय बच्चा मज़ीद अपने जो बिहेवियर सिम्टम्स को वर्सन कर देगा। तो बच्चे को प्यार से ट्रीट करें, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करें। अगेन, जो फन बेस्ड एक्टिविटीज़ का पहले मैंने बात की थी उसको आप फॉलो करेंगे तो बच्चा जो है प्यार से चीज़ें सीख सकता है। बच्चा ज़बरदस्ती या मार से चीज़ें नहीं सीख सकता। इसलिए थेरेपी सेंटर पे भी
जो मैं अपने थेरेपिस्ट हैं वो पहले भी अवेयर हैं और साथ लेकिन मैं उनको बता भी देता हूँ कि ऑलवेज ट्रीट द किड विद लव। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि घर में कोई भी बच्चा अपना टेंट्रम थ्रो कर रहा है या आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहा तो उसका एक तरीका होता है, बच्चे को सिखाने का, बताने का तरीका होता है। लेकिन उसको गुस्से से ट्रीट करना या उसको मार के ट्रीट करना या मार के कुछ सिखाना जो है, ये बच्चे में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं ला सकता। तो बेहतर ये है कि बच्चे को प्यार से समझाएं और अच्छी एक्टिविटीज़ उससे करवाएं ताकि ये नौबत ही ना आए कि बच्चा कोई अपना टेंट्रम थ्रो करे और उसके साथ आपको एग्रेसिव होना पड़े। अब हम गोल्डन रूल नंबर 9 की बात करेंगे, वो है रोल ऑफ शुगर। मेरे पास तकरीबन जितने भी ऑटिज़म के बच्चे आए हैं तो ऑलमोस्ट हर मदर ने आई डोंट नो कहाँ से सुना है या कहाँ से पढ़ा है और वो ये कहती हैं कि डॉक्टर हमने तो बच्चे की शुगर बंद कर दी है। इतनी मदर ने मुझे कहा कि मैंने दोबारा इस चीज़ को मैंने रिसर्च की, मैंने दोबारा सारी बुक्स खोली, मैंने गूगल पे रिसर्च की, मैंने ऑथेंटिक टॉपिक्स देखे कि ये दुनिया की कौन सी ऐसी रिसर्च किस मुल्क में हुई है जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ कहा है कि आप शुगर बंद कर देंगे तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी या बच्चा ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को मेल न्यूट्रिशन का शिकार कर देते हैं, वो मीठा या मीठी चीज़ जो कोई भी है वो सारा कुछ बंद कर देते हैं। ये बच्चे वैसे ही पिकी ईटर होते हैं मोस्टली, और जब उनमें जो पर्टिकुलर थोड़ी बहुत चीज़ें खा रहे हैं वो भी अगर बच्चा नहीं खाएगा तो वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी प्रूवन रिसर्च नहीं है जो कि हमें ये बताती है कि अगर आप बच्चे का मीठा बंद करेंगे तो उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है या उसके जो डिफरेंट ऑटिज़म के सिम्टम्स है वो ठीक हो सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड कि कोई भी ऐसी डाइटरी मॉडिफिकेशन है वो रिकमेंडेड नहीं है। आपका बच्चा कोई चीज़ खा रहा है, आप उसको खाने दें। हाँ, वो एक अलहदा चीज़ है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि आप एक चीज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा सकते। वो एक समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। एक किसी को ओबेसिटी है यानी वेट बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर हम कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मीठा ये सोच के बंद करना कि ये ऑटिज़म के सिम्टम को वर्सन करता है, इसका कोई प्रूवन रोल नहीं है। इसलिए आप बच्चे की जो डाइट है वो आप अपनी रूटीन से जारी रखें। डियर पेरेंट्स, अब हम ऑटिज़म का जो 10th गोल्डन रूल है ट्रीटमेंट में वो हम डिस्कस करेंगे। वो है पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। देखें, जब बच्चे का एक डायग्नोसिस बनता है ऑटिज़म का तो एक पेरेंट्स के लिए नो डाउट एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन ऑब्वियसली सैकड़ों बच्चे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, इतने ज़्यादा बच्चों को ट्रीट किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑटिज़म के डायग्नोसिस से आउट हो गए हैं। और ये जितने मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए हैं ये मैंने आपको एक्सपीरियंस की एक समरी बताई है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मैंने देखा है वो ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो बेस्ट थेरेपिस्ट हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा अटैच होता है, ज़्यादा एंगेज होता है बनिस्बत उसके थेरेपिस्ट के या उसके डॉक्टर के। तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं बच्चे की ट्रीटमेंट में, बच्चे को थेरेपी देने में। मैं आपको बड़ा क्लियर कट डिफरेंस बताता चलूँ कि वो पेरेंट्स जो कि थेरेपी की अंडरस्टैंडिंग जिन पेरेंट्स की ज़्यादा होती है और वो थेरेपिस्ट के साथ ज़्यादा इंगेज होते हैं, उनसे डिफरेंट प्रोसीजर्स पूछते हैं, डिफरेंट तरीके पूछते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की रेमेडी या उसकी बिहेवियर थेरेपी से पूछते हैं और वो डेडिकेशन के साथ घर में बच्चों पे अप्लाई करते हैं, तो वो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और उनके बिहेवियर इश्यूज जो हैं वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि यू आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। आपने प्रॉपर जो आपके थेरेपिस्ट ने आपको गाइड किया है उसके मुताबिक फ़न बेस्ड एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे की इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो आपने बच्चे पे अप्लाई करनी है ताकि वो बच्चा अच्छे तरीके से उसको फॉलो करे और आप जो है उसके साथ कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहें ताकि बच्चा जो है वो ऑटिज़म के प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। इन 10 रूल्स के बाद मैं अब आपको बताता चलूँ कि ऑटिज़म इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ डिसऑर्डर, दिस इज़ अ बिहेवियर प्रॉब्लम। इसको बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे जो है उनमें प्रूवन है कि 10 to 20% जो है बच्चे वो ऑटिज़म के डायग्नोसिस से बिल्कुल आउट हो जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द किड्स, ऑटिस्टिक किड्स, उनमें कुछ स्पीच और सोशलाइजेशन के प्रॉब्लम रह जाते हैं लेकिन स्टिल वो अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट तरीके से गुजार सकते हैं। ऑटिज़म के बारे में एक और चीज़ ये कि इट इज़ 4 times मोर कॉमन इन बॉयज़ एट कंपेयर्स टू गर्ल्स और
ऑटिज़म में दो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं उसकी बेहतरी के लिए, वो है उसकी स्पीच और कॉग्निशन। अगर स्पीच और कॉग्निशन बेहतर होगी तो ऑटिज़म का आउटकम बहुत अच्छा होगा। और दो जो फैक्टर्स हैं ऑटिज़म के विच आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, वो है फीमेल सेक्स, यानी ऑटिज़म अगर फीमेल में होगी तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। और नंबर 2 जो है वो है एपिलेप्सी यानी मिर्गी या फिट्स। जिन ऑटिज़म के बच्चे जिनमें मिर्गी होती है उनमें भी ऑटिज़म को जो है उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। तो डियर पेरेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है तो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर अवेलेबल है। आप किसी किस्म की कोई हेल्प आपको चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो बच्चे के से रिलेटेड रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे। थैंक यू।